सबसे बड़ा कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया और ये कदम है महिला आरक्षण बिल का। 27 साल बाद 75 सालों का महिलाओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जा रहा है, उसे कल पास करवा लिया गया है। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और आज एक बार फिर से राज्यसभा में 33% आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हो सकती है। कल लोकसभा में इस बिल के पास होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को, जिन्होंने इसमें अपनी सर्वसम्मति दी, जिन्होंने सहमति जताते हुए इस बिल को पास कराया, उनका धन्यवाद दिया और साथ ही बताया कि कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए ये सरकार काम कर रही है और प्रतिबद्ध है। आज जो दूसरी बाधा है राज्यसभा में इसे पास कराना, उसे भी सरकार पूरा करने जा रही है। आज राज्यसभा में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। सरकार और विपक्ष के दिग्गज नेता बहस के बहाने 2024 के जो अपने अपने एजेंडे हैं, 2024 के जो अपने अपने मुद्दे हैं, वो सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष का जो पूरा का पूरा फोकस है वो फिलहाल ओबीसी वोट बैंक को साधने का है और इसीलिए महिला आरक्षण पर समर्थन देते देते जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो ओबीसी के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हालांकि इस पर उतने ही अटैकिंग मोड में बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ओबीसी पर विपक्ष बीजेपी से कम बात न करे, क्योंकि बीजेपी ने सारी संख्या अपने विधायकों की, अपने सांसदों की सबके सामने रखी और ये बताया कि ओबीसी के लिए कितना गंभीर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज सियासी मैच में क्या होने जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कल लोकसभा से ये बिल पास हो गया, लेकिन अभी जो सबके मन में बड़ा सवाल है वो ये कि एक बड़ा कदम उठाने के बाद, आज राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के बाद कल क्या बड़ा होने जा रहा है। क्या अभी भी कोई सरप्राइज बाकी है? क्या अभी भी कोई ऐसा कदम है जिसके बारे में विपक्ष को जानकारी नहीं है और सरकार वो कदम उठा सकती है? यानी अभी भी कोई छक्का लगाने के मूड में आखिरी बॉल पर सरकार है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन कल जब विशेष सत्र का आखिरी दिन होगा तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सत्ता और विपक्ष की टक्कर लगातार मजेदार होती जा रही है, लगातार तीखी होती जा रही है। कल लोकसभा के अंदर भी कुछ ऐसे ही तीखे प्रहार सत्ता और विपक्ष के बीच में देखने को मिले। कल लोकसभा में सबसे अहम था एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं को आरक्षण में, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात की और इसे कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी, 2 सांसद हैं उनके लोकसभा में, उन्होंने ही वोट नहीं दिया, इसके विरोध में वोट दिया और इसीलिए 2 वोट इसके विरोध में बस केवल पड़े हैं। ये जानकारी सामने आई। तो फिलहाल आज किस तरीके की स्थिति होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कल तो 454 वोट के साथ ये बिल पास हो गया लोकसभा में। आज राज्यसभा में चूंकि ओवैसी की पार्टी नहीं है, ओवैसी के सांसद नहीं हैं, इसीलिए ये समझा जा सकता है कि आज राज्यसभा में ये जो बिल है वो पास हो सकता है सर्वसम्मति के साथ। तो आज देखिए बड़े बड़े दिग्गज आज सियासी मैदान में रह सकते हैं। आज जेपी नड्डा बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं निर्मला सीतारमण भी आज बोलेंगे और इसके साथ ही साथ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रंजीता आज बोल सकती हैं, कांग्रेस की सांसद। इसके साथ ही साथ उनकी जो तमाम महिला सांसद हैं उनके बोलने का जो कार्यक्रम है वो आज है। वो आज क्या पक्ष रखेंगे, बड़ी बात है। रूपा गांगुली बोल सकती हैं, सरोज पांडे आज बोल सकती हैं, अमी याग्निक आज बोल सकती हैं, फूलो देवी आज बोल सकती हैं। तो आज घमासान एक बार फिर से राज्यसभा में देखने को मिलेगा और राज्यसभा से जैसे ही ये बिल पास होगा वैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम ये सरकार ने उठाया है और इस बिल को पास कराकर कानून बना दिया है। बहुत ही शानदार सभी ने सहयोग भी दिया। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल करने का प्रयास भी किया, तो फिर जवाब भी सुना, लेकिन 2 माननीय सांसदों को छोड़ करके सभी ने इसका समर्थन किया। हम इसका आभार प्रकट करते हैं। राज्यसभा में सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि कल लोकसभा में हम लेट हो गए थे,
तो सप्लीमेंट्री बिजनेस के माध्यम से लाया जाएगा। बाकी तो राज्यसभा सचिवालय ज्यादा जानता, लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा होगी, ये मैं कह सकता हूं। तो आज भी जो टक्कर है वो जोरदार होने जा रही है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि कल इसकी पिक्चर लोकसभा में देखने को मिल गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, उन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया। खासकर गृह मंत्री अमित शाह जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ जो क्रेडिट लेने की एक राजनीति इस पूरे बिल को लेकर हो रही है, उस पर भी बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला है और आज भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। देवेंद्र, हम उम्मीद करें कि आज भी विपक्ष ओबीसी का मसला उठा सकता है, धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये मुद्दा आज विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ और भी आज विपक्ष गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर सकता है राज्यसभा के अंदर? जिन दोनों मसलों के बारे में आपने बोला, उसमें समझा जा सकता है कि उसे उठाने की पूरी रणनीति रहेगी और सरकार, सत्ता पक्ष या सरकार को भी इस बात का एहसास है और सत्ता पक्ष ने उस लिहाज से प्राची कि जो अपने वक्ताओं के चयन किया है, जिन सांसदों के नाम की स्क्रीनिंग की गई है वक्ताओं के तौर पर, उसमें ओबीसी, एसटी वर्ग की भी काफी ज्यादा महिलाएं हैं। 13-14 ऐसे नामों का चयन किया गया था कल शाम में और उन नामों को ही प्रमुख वक्ता के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण के बाद उन नामों को भी आगे किया जाएगा, ताकि वो जो परसेप्शन की लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन के द्वारा इस डिमांड को लेकर कि इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, उसे भी काउंटर किया जा सके। अगर ओबीसी वर्ग की जो महिला सांसद हैं वो खड़े होकर इस बिल के समर्थन में बोलेंगी, एससी एसटी की जो महिला सांसद हैं वो खड़े होकर इस बिल के समर्थन में बोलेंगी, तो समझा जा सकता है कि जो परसेप्शन की लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी सत्ता पक्ष कितनी आसानी से उसे ये करेगा। दूसरी चीज की आज दिलचस्पी ये जानने में रहेगी कि आरजेडी के जो सांसद राज्यसभा में है, क्योंकि लोकसभा में उनका कोई सांसद नहीं था, आरजेडी का पहले का रुख हम लोगों ने देखा है कि कितना आक्रामक रुख रहा है। वो सिर्फ विचारों की बात नहीं रही थी, बल्कि फिजिकल मामला भी हुआ था, बिल को फाड़ा गया था आरजेडी के सांसद के द्वारा। आज उनके बयान में, उनके संदर्भ में कितना तीखापन रहता है, क्या वो किसी एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करते हैं? लगता नहीं कि ऐसा करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें बखूबी समझ में आ रहा है कि आप इस बिल का समर्थन करें या ना करें, ये बिल बहुत बड़े बहुमत के साथ पास हो रहा है। दूसरी चीज की जो इंडिया अलायंस ये बार बार एकता की बात कर रहा है, तो वहां पर एक बड़ी दरार नजर आएगी और उस लिहाज से आरजेडी वो भी कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे आरजेडी के सांसदों का रवैया जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा आज के डिबेट में। बिल्कुल, देखिए कल सदन के बाहर तो काफी मतभेद इंडिया अलायंस के बीच में नजर आ रहा था। जो बयान थे वो अलग अलग नजर आ रहे थे। सोनिया गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का स्टैंड साफ कर रहे थे, लेकिन सदन के बाहर जो नेता समाजवादी पार्टी के बयान दे रहे थे वो इसे कभी महा झूठा बिल करार दे रहे थे, कभी इसे आपाधापी में लाया हुआ बिल करार दे रहे थे। लेकिन सदन के अंदर गतिरोध जरूर पैदा किया गया, अपनी आपत्तियां जरूर लगाई गई, लेकिन समर्थन जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। आरजेडी चूंकि नहीं है, फिलहाल लोकसभा में कोई मौजूदगी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, इसलिए राज्यसभा में आज जब आरजेडी के सांसद बोलेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि पुरानी वाली लाइन लेते हैं या इस बार इंडिया अलायंस के साथ खड़े होकर इस बिल का समर्थन करती है आरजेडी। अभी तक समर्थन करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जो अभी देवेंद्र कह रहे थे कि ओबीसी का मुद्दा है जिसे विपक्ष पकड़कर रख लेना चाहता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, जहां बीजेपी के लिहाज से ये एक लीड लेने वाला कदम है, तो वहीं कांग्रेस या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि ओबीसी के बहाने कम से कम एक ऐसा नैरेटिव चलाया जाए जिससे ओबीसी वोटर्स का जो फायदा है आने वाले चुनावों में वो मौजूदा विपक्ष को मिल जाए, सरकार को ना मिल पाए। ये कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इसलिए कल सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने भी सबसे पहले ओबीसी का मुद्दा उठाया था और कहा था कि महिला आरक्षण होना चाहिए, ये ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की भी बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे थे। बाकायदा सेक्रेटरीज का जिक्र उन्होंने किया कि जानकर मुझे हैरानी हुई कि जो सरकार चलाते हैं सेक्रेटरी, उनमें से कुल 3 ऐसे सेक्रेटरी हैं जो ओबीसी से आते हैं। हालांकि इस पर आपत्ति जताई गई, इस पर अटैक किया गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा कि राहुल गांधी को अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लेना चाहिए। सबसे पहले उन्हें यह पता होना चाहिए कि सरकार सेक्रेटरी नहीं चलाते, सरकार में मौजूद जो लोग हैं वो सरकार चलाते हैं, मिनिस्टर सरकार चलाते हैं, प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं। और ओबीसी को लेकर ये सरकार कितनी गंभीर है, पूरी लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से बताई गई थी। बताया गया था कि कितने उनके सांसद हैं, कितने उनके विधायक हैं, पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व है, ये कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर बताया था। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है,
ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। द सेंट्रल, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? They are the 90 secretaries of the government of India. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है। तो मोदी सरकार में 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये पलटवार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और ये बताया गया कि हम कितने गंभीर हैं कि ओबीसी वर्ग जो है उसे भी प्रतिनिधित्व मिले, ओबीसी जो वर्ग है उसे भी लीडरशिप मिले। साथ ही साथ सरकार की मंशा क्या है, इस पर भी पलटवार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया था। तो देखिए, आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ये जो बिल जो लोकसभा से पास हो चुका है उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में पेश करने के बाद सबसे पहले निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बोलना शुरू करेंगी, इस पर अपनी बात रखेंगी और फिर उसके बाद विपक्ष के जो तमाम स्पीकर्स हैं वो भी बोलना शुरू करेंगे। यानी आज भी जो बहस का लेवल है वो तीखा हो सकता है, गर्म हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आज भारत इतिहास रचने जा रहा है, मोदी सरकार इतिहास रचने जा रही है। लोकसभा में पास होने के साथ एक बाधा तो पूरी पार कर ली मोदी सरकार ने, अब जो दूसरी बाधा है उसे भी पार करने जा रही है ये मौजूदा सरकार। ये पूरी तरीके से अब साफ हो चुका है, राज्यसभा में इस बिल को पास करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।